मैं सत्येंद्र सिंह शामोता और आप देख रहे हो सत्य एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे गांव के बहरोड गांव के धर्मवीर जी यादव जी से। ये पिछले कई सालों से समेकित खेती कर रहे हैं, जिस हीरो की खेती, मुर्गी पालन हुआ, प्लांटेशन हुआ और भी अगर वगैरह काफ़ी, जैसे जैविक खेती हुई, अजोला की खेती हुई, मशरूम का हुआ, ये कई प्रकार की खेती ये कर रहे हैं, जिसे समेकित खेती कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो आज हम स्पेशली इनसे पूछेंगे कि जो मोती की जो खेती होती है, इसमें कितना क्या बेनिफिट होता है, ये कैसे करते हैं, अगर कोई किसान छोटे तरीके से करना चाहिए या फिर उसको लार्ज स्केल पे ले जाना चाहिए तो उसको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, जो भी इसका एस्टीमेट है आज हम धर्मवीर जी से जानेंगे। तो सर आपका इंट्रो दे पहले तो। मैं धर्मवीर यादव, मेरा गांव नालपुर है, बहरोड तहसील है और कारोड़ा पंचायत है। ठीक है, यहाँ पे मैं पिछले 6-7 साल से समेकित कृषि प्रणाली पे काम कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया है आपको अभी कि ये सब एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ, जिसी में ये मोती पालन भी है। मोती पालन में भी मैं एक समेकित प्रणाली के तहत मछली पालन भी साथ में, मोती और मछली दोनों इसी तालाब में हो रही है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि मोती का प्रोडक्शन जो हमें मिलता है एक सीप से, वो 2 साल मिनिमम 18 महीने का टाइम हम मान के चलते हैं, लेकिन 2 साल के आसपास का टाइम लग जाता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में हम 2 बार इसमें अपनी मछली ले सकते हैं। तो उससे हमारा जो पौंड के खर्चे वगैरह ये सब चीज़ हैं, ये हमारा चलता रहता है। तो समेकित प्रणाली का एक तो यही फ़ायदा हो गया मोती पालन में। दूसरा, अब आगे हम चलते हैं मोती पालन। मोती पालन के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आएगी, सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनमें एक तो हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए अगर आप नेचुरल तालाब करते हैं, क्योंकि पानी का इसमें हर टाइम ज़रूरत पड़ती है। पानी आपको इसको रिफ़िल करते रहना पड़ेगा। अगर पानी की व्यवस्था अच्छी है तो आपको नेचुरल तालाब की तरफ जाना चाहिए। तो ये वहीं उन्हीं क्षेत्रों में करे मोती की पालन की खेती की जहाँ पे पानी की उत्तम व्यवस्था हो। बिल्कुल, लेकिन पानी के जहाँ कम व्यवस्था है वहाँ आप सीमेंटेड टैंक या तारपोलिन के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, वो व्यवस्था अपन रखना पड़ेगा। इसमें जैसे तालाब अपने बनाया हुआ है, इसमें अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था कम है तो हम इसमें तारपोलिन डाल देते हैं। अच्छा। तो तारपोलिन डालने के बाद क्या होता है कि दूसरी चीज़ों में हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। उस पानी को एक प्रॉपर उसको सही क्वालिटी का मेंटेन करने के लिए, इसमें क्या होता है कि नेचुरल तालाब में तो हमें पानी को मेंटेन नहीं करना पड़ता, सब कुछ प्रकृति कर देती है, नेचुरल है। तो जो भी चीज़ अमोनिया वगैरह सब जो क्रिएट होती है मोती पालन में, लोग बागों से सुनोगे कि एक अमोनिया बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो बनता ही नहीं है इसमें, अगर आप एक लिमिट में इसमें सीप डालते हैं। अच्छा। हर जगह डेंसिटी का बहुत फ़र्क होता है, चाहे मछली हो या मोती हो। हाई डेंसिटी में अगर कोई चीज़ करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हर चीज़ का एक फिक्स किया गया है कि इतने एरिया में इतनी चीज़ होनी चाहिए। जैसे सीफा है अपने मोती पालन में, उड़ीसा भुवनेश्वर में गवर्नमेंट का एक ही इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि 1 स्क्वायर फीट में एक सीप होनी चाहिए। 1 स्क्वायर फीट में 1 स्क्वायर फीट में। लेकिन यूट्यूब पे इन पे आप देख रहे हो कि लोग बाग आजकल 100 बाई 50 फीट में ही आपको 1 लाख सीप डलवा रहे हैं। वो उनका अपना कमाने का धंधा है, कैसे भी कुछ करें, खैर। लेकिन हर चीज़ का जो एक लिमिट है उसके हिसाब से किसान चलता है अगर, तो उसको कभी नुकसान नहीं होगा। इसमें अब ज़रूरत की जो चीज़ें आ जाती है, सबसे पहले तालाब हो गया, फिर सीप, और उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियस डलता है। जिस डिज़ाइन का हमें मोती चाहिए वो न्यूक्लियस, जिसको हम बीज भी बोलते हैं या बिड्स वगैरह कुछ भी बोला जा सकता है अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, वैसे न्यूक्लियस बोला जाता है उसको। ठीक है, तो जब सीप हम मंगाते हैं अपने तालाब में, उसके बाद उनको 7 से 8 दिन अपने पास अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, मेडिसिन वगैरह में रखते हैं, फिर उनकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके जो डिज़ाइन हमारा रिक्वायर्ड है, हमें जो चाहिए डिज़ाइन, उस डिज़ाइन का सर्जरी करके न्यूक्लियस इंसर्ट कर देते हैं उसमें। इंसर्ट करने के बाद फिर उसको 7-8 दिन तक तालाब से बाहर ही हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जब उनमें से कुछ मोर्टिलिटी हो लेती है, उसके बाद हम तालाब में उनको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने के बाद भी आपको 2 से 3 महीने तक उनको पूरी तरह से अपनी नज़रों में रखना पड़ता है कि कोई अगर मोर्टिलिटी हो रही है तो उसको तुरंत निकालना पड़ता है ताकि पानी खराब ना हो। उसके बाद आप इसको एक निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं, और 18 महीने के आसपास के जब आपका मोती बनना स्टार्ट हो जाए और आपके पास टाइम है तो आप उसको 24 महीने तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
24 महीने के आप 30 महीने भी देंगे तो उतनी क्वालिटी बढ़ेगी उसमें। कोई ओवर कोटिंग नहीं होती है। काफ़ी जगह सुनने में मिलेगा कि ज़्यादा टाइम रख देते हो तो ओवर कोटिंग हो जाती है, जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ब्लर होनी होती है वो पहले ही हो चुकी होती है। आप इससे ये देखो कोई चीज़ उभरी हुई है, जो सीप है वो अगर लस्टर छोड़ रही है, लार छोड़ रही है, वो तो उभरी हुई पे भी दोबारा जाएगी ना। तो नीचे कई भी किसान दोबारा भाई जाएगी। कहते हैं कि तो 12 महीने में तैयार हो जाती है। नहीं, आप कह रहे हो कि 24 महीने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 12 महीने का मोती कहीं भी नहीं बिकेगा। मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने भी 12 महीने में निकाला था। अच्छा, वो 12 महीने वाला मोती सीप मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। अगर कोई बायर है जो कहता है 12 महीने में हो जाता है तो मेरे पास भेजिए, मैं इतनी क्वांटिटी में दूंगा, 10,000 मोती दे दूंगा। बोलो उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती है 12 महीने में। 12 महीने का जो कहने वाले हैं सब फालतू फेक बातें हैं। मोती को जितना टाइम देंगे आप, मिनिमम मैंने आपको बता दिया 18 से 24 महीने, उससे ऊपर जितना टाइम देंगे उतनी ही उसकी बढ़िया क्वालिटी होती जाएगी। तो देखो किसान भाइयों, धर्मवीर जी ने जैसा बताया कि मोती की प्रॉपर क्वालिटी के लिए हमें 18 से 24 महीने की ज़रूरत होती है। तो इतने ही दिन के हम अगर कर रहे हैं खेती तो इतना दिन हमें लगता ही है। किसी के बहकावे में न आए कि 12 महीने में मोती तैयार हो जाता है ना। देखो 12 महीने में क्या होता है कि ये शुरुआती चीजें थी। जब लगता था कि 12 महीने में क्या होता है, जब एक नया किसान जाता है इस चीज में, उसको 12 महीने छोड़ो आप, उसको 6 महीने में ऐसा लगने लग जाएगा। जब कोई मोटिलिटी होगी ना तो उसमें शाइनिंग सी नजर आएगी उसको लगेगा मेरा मोती बन गया है। लेकिन उसको हम बाहर निकाल के रखते हैं सीप को, तो वो 6 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर ही ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल ऐसा जैसे उस पर कोई शाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हाथ से अगर उसको इस तरह से प्रेस करोगे तो वो टूट जाएगा, उस पे से टूट गया, क्रैक हो गया, उसका क्या वैल्यू रही। इसलिए जो 12 महीने में निकालते हैं ज़्यादातर लोग वही फेल होते हैं। और मोती पालन में फेलियर की जो परसेंटेज जो आप 12 महीने के बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ 80% तक उन्हीं की है जो 12 महीने में 12 महीने में निकालते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर आपको प्रॉपर मोती पालन में जाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। खर्चे निकालने के लिए आप साथ में थोड़ा बड़ा तालाब बनाइए। बड़ा तालाब बना के उसमें फंगेशियस वगैरह पालन कर सकते हैं। 6 से 7 महीने की क्रॉप है, 6-7 महीने में तैयार हो जाती है। आप मार्च में डालिए, सितंबर अक्टूबर तक उसको निकाल लीजिए। और अगर तालाब बड़ा है तो आराम से उससे 1 लाख से 2 लाख रुपए का आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। मेरे इस तालाब से आप आराम से 2 लाख रुपए की मछली निकाल सकते हैं, जबकि सीप साथ में हो रही है। तो आप सर इसमें मछली छोड़ रखे हो? बिल्कुल, इसमें साथ में फंगेसिस मछली है। फंगेसिस मछली है, तो इनसे आप कितना क्या अर्न कर लेते हो? देखो इसमें क्या होता है कि फंगेसियस मछली एवरेज जो रेट जाती है 100 रुपीज़ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाती है। अगर उससे पहले आपकी तैयार हो जाती है अगस्त सितंबर में तो 150 रुपये तक का रेट रहता है। हाँ, केजी का 150। ठीक, तो आपने मान लो मेरे तालाब की इसकी कैपेसिटी 3000 तक है। 3000 मछली इसमें 3000 मछली रख सकते हैं। और साथ में हम इसमें आराम से 6000 तक सीप भी रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो आप 3000 में से मान लो कुछ मोटिलिटी भी हो जाती है, और मोटिलिटी होके आपके पास 2500 भी बच जाती है। 2500 में 1 kg के हिसाब से आप मिनिमम वाला ही रेट लेके चलिए। इसमें मोती पालन वाला भी कोई ये नहीं है कि वहाँ कोई फिक्स रेट नहीं है, इसका तो फिक्स रेट चलता है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ से नीचे कहीं नहीं जाती है। 100 रुपए किलो भी अपन लगाए हैं। हाँ, 2.5 लाख रुपए का होता है, जिसमें से इसमें 40% के आसपास जो होता है वो फीडिंग कॉस्ट आती है। अच्छा, मछलियों के खर्चा खिलाने का अगर फ्लोटिंग फीड यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप समेकित कृषि प्रणाली के तहत काम करते हैं तो आपको फ्लोटिंग फीड खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर आप वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाओगे उसमें डिटेल से बता दूंगा। उसमें क्या होता है, घर का ही अपना काफ़ी चीज़ें अपने पास अवेलेबल होती है, जिससे आपको देख सकते हैं, वीडियो में नज़र नहीं आएंगी लेकिन इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अच्छा, आप मेरे यहाँ पे अभी आपको बता दूं कि अपने फिशरीज डिपार्टमेंट में ब्रजेश जी हैं अलवर में, वो आके गए थे। उन्होंने खुद यहाँ पे सारी चीज़ों का निरीक्षण करके बताया कि आपका जो इसकी ग्रोथ है मछली की वो फ्लोटिंग फीड वालों से तो बहुत बढ़िया, ज़्यादा बेटर है उनकी। तो इसलिए समेकित कृषि प्रणाली के तहत आप काम करेंगे तो आपका 40% की जगह वो 20 या 25% में आपका खर्चा में काम हो जाता है फिर इनका फीडिंग का। तो इस तरह से आप मान लो 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से इससे मछली से भी बचा सकते हैं। तो इतनी जल्दी क्या है कि हम उसको 12 महीने में ही मोती को निकालें। बिल्कुल सही बात।
तो सर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे मोती लास्ट टाइम जैसे 18 महीने बाद में, तो इनका मार्केट प्राइस क्या होती है और इससे कितना अर्न हो जाएगा आपके अपने ही पॉइंट से लगा देखो मैं आपको अभी बता दूं, किसानों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे अभी मछली की बात कर रहे हैं कि हम मछली में एक फिक्स प्राइस होती है कि मंडी भाव है, आज गाजीपुर मंडी का ये रेट चल रहा है जी, 100 रुपीज़ है या कि जितना भी है। लेकिन इसमें मोती पालन में अपने पास इंडिया में डिजाइनर मोती बनता है, ठीक है, और इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। जो किसान मार्केटिंग खुद से कर सकता है वो तो अच्छे पैसे बचा लेगा। तो सर एवरेज बता दो आप। एवरेज कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो एक चला आ रहा है कि 100 रुपीज़ के आसपास ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आपने बल्क क्वांटिटी में अगर मोती पालन कर लिया तो हो सकता है कि एक बायर जो है वो आपको 50 रुपये लगा दे उसके रेट। ठीक है, किसानों का मैं भी चाहता तो बाईबैक कर सकता था, लेकिन मैं कभी नहीं करता हूँ बाईबैक, क्योंकि किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए उनकी मेहनत की कमाई यूँ ही चली जाए। आप इतना ही करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप 10,000 सीप डालिए या 50,000 सीप डालिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आप शुरुआत में 1,000 सीप या 5,000 मैक्सिमम तक जा सकते हैं सीप से डालिए, उसकी मार्केटिंग खुद करिए। हो सकता है जहाँ 100 रुपीज़ की जगह आप उसको मोती को 500 में सेल कर रहे हैं। किसान, ये हम आजकल न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं, एक जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो भी खूब लोगों को कह रहे हैं कि जब तक किसान मार्केटिंग में नहीं जाएगा उसको कभी प्रॉफिट ना हुआ और ना होगा। किसान को अगर उसका माल खुद के पास है तो उसका कर्तव्य है कि वो मार्केट में जाए। आप ये बताओ कि जैसे सीप में अपना डिजाइनर मोती है, सीप में चिपका हुआ है, हम उसको ऐसे ही लेके जाएंगे, कौन परचेज करेगा उसको? लेकिन वहीं अगर हम उसकी करवा के उसके पेंडेंट या रिंग वगैरह बनवा के सेल करते हैं तो एक हमारा आम ज्वेलर भी परचेज कर लेगा। तो प्रॉपर उसको उसकी क्वालिटी प्रेजेंट करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सीप में जो मोती दिखेगा वो ये ऐसा डल दिखाई देगा कि यार इसका क्या करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एक रिंग में डाल देते हैं और एक अच्छे से उसमें पैकेट में पैक करके रख देते हैं तो कोई भी एक ज्वेलर उसको परचेज करेगा और कोई भी ग्राहक आएगा उसको अच्छे रेट में आराम से 1,000 रुपये में परचेज कर ले जाएगा। तो इसलिए मार्केटिंग खुद करनी होगी किसान को। तो सर अपने इसमें अभी जैसे कि 18 महीने बाद में कितने मोती बन जाएंगे अपने? मोती का बनने का ये होता है कि जिसमें मोटिलिटी जो होती है एवरेज 50% चली जाती है। अच्छा, एवरेज। तो अपन कितने डाल रखे हैं इसमें? मैं इसमें 6,000 के आसपास डाल के रखता हूँ, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी मैं रूटीन में डालता हूँ, कभी एक साथ नहीं डालता। 2,000 इस साल डाल दिए, 2,000 इस साल डाल दिए, तो एक रूटीन का हो जाता है मेरे पास। कभी एक साथ नहीं है कि पूरा 6,000 या 10,000 एक ही बार डाल लिया और ऐसा न हो जाए। तो आप कह रहे हो तो 50% अपने को मिलेगा? 50% मिलता है इसमें, और नए फार्मर हो सकता है कि उसको 40% ही रिजल्ट मिले। अच्छा अच्छा, वो टेक केयर पे फर्क पड़ता है। हाँ, वो धीरे धीरे अनुभव की बातें होती हो तो किसी भी चीज़ में चले जाइए, आप किसी भी फार्मिंग में चले जाइए। तो आपका कहना है कि 6,000 में से तकरीबन 3-3,500 मोती, 3,000 सीप जो जिंदा रहती है उसमें 6,000 मोती निकलता है। 6,000 मोती निकल जाएंगे एक सीप में से 2 मोती। दोनों साइड में डालते हैं। उसकी भी क्या होता है कि अगर हम सर्वाइव रेट बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक सीप में एक ही साइड में अगर डालते हैं तो सर्वाइव रेट जो है ज़्यादा हो जाता है उनका। जहाँ 50% मोर्टिलिटी होती है वहाँ हो सकता है 30% ही मोर्टिलिटी हो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो धीरे धीरे अनुभव से आती हैं किसानों को। तो जैसा कि किसान भाइयों धर्मवीर जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है कि मोती की खेती कैसे करें, और अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो आप फार्म पे विजिट करें, धर्मवीर जी से आराम से संपर्क करें और यहाँ पे आके देखें और फिर सोच और समझ के खेती करें। और इसी के साथ में मैं धर्मवीर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना समय दिया। और भी धर्मवीर जी कुछ आप कहना चाहो किसान भाइयों को? तो बाकी तो देखो किसान साथियों, किसी भी आप इसमें बाईबैक वगैरह में इनमें जाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाएं। और मेरा तो कहना है कि आप छोटे लेवल पे करें, अपने मेहनत की कमाई ऐसे वेस्ट ना करें। कोई भी चीज़ का अनुभव लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ना इसके लिए कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मैंने अपना सेटअप जो बनाना शुरू किया है, एक छोटे से सबसे पहले एक बाग लगाया, धीरे धीरे उसमें पोल्ट्री डाला, मोती पालन का किया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। और आज जाके एक सेटअप ऐसा बैठा है कि इंटीग्रेशन का बैठा है कि जहाँ मेरी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। और सर्कुलेशन की चीज़ें करेंगे, एक की वेस्ट दूसरे में आप यूज़ करेंगे तो 100% आपको प्रॉफिट होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आप एक संयुक्त खेती की तरफ अपना रुझान करिए और साथ में आप जो ये कीटनाशक और रासायनिक खाद है उनको धीरे धीरे, मैं नहीं कहता कि आप एकदम कम कर दीजिए, आप उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए जिससे कि आपका मार्जिन बढ़े।
मैं आपको बता दूं कि मैं भी अभी भी रासायनिक चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। इतना नहीं कह सकता कि बिल्कुल जैविक पे आ गया, लेकिन अपने पास जो ज़मीन उपलब्ध है उसमें से आधी ज़मीन में मैं धीरे धीरे जैविक पे लेके आया हूँ और आधी पे अभी भी रासायनिक पे यूज़ कर रहा हूँ। या फिर जिन खेतों में जैविक भी कर रहा हूँ तो उसमें रासायनिक की मात्रा को घटा दिया है। और लेकिन मेरा मानना ये है कि आप रासायनिक खाद की बजाय जो अपने पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड हैं उनका यूज कम से कम करिए। वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उनको आप थोड़ा कंट्रोल करिए अपने लिए, परिवार के लिए भी, और देश के सभी खाने वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान साथी हैं, सबके लिए आप उनको कम करिए। यही इसी के साथ धन्यवाद। बिल्कुल, धर्मवीर जी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि आप जो रासायनिक जो पदार्थ हैं, जो अपने केमिकल्स वगैरह हैं, हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करें धीरे धीरे, और धीरे अपने जैविक उत्पादों पे आए। जो भी आप घर में अपने जो रॉ मटेरियल्स है, अपना जो वेस्ट जो चीज़ें हैं, उनसे धीरे धीरे जैविक प्रोडक्ट बनाएं और वो अपने फार्म पे, अपने खेत में अप्लाई करें, जिससे थोड़ा ज़मीन का रूटीन बने और वो भी थोड़ी हेल्थी बने। और वो जब हेल्थी बनेगी तो उससे जो हर एक चीज़ जो उत्पाद होगा उससे अपने को मिलेगा, वो भी एक हेल्थी और क्वालिटेटिव मिलेगा, तो जिससे अपन भी स्वस्थ, ज़मीन भी अपनी स्वस्थ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है। और इन्होंने एक बात और कही है कि अगर आप खेती कर रहे हो तो समेकित खेती करिए, जिसके अंदर पोल्ट्री फार्म हो गया, प्लांटेशन हो गया, जैविक खेती हो गया, मशरूम प्रोडक्शन हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, मछली पालन हो गया, मोती की खेती हो गई। कितना बड़ा, मतलब कि ये अपने सिस्टम को इस प्रकार से रोटेट कर रखे हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब अब आपको समझ चुके हो आप। तो जब भी आप खेती करो तो इसी सिस्टम से अपना सेटअप बनाओ और हर एक चीज़ रूटीन में रहे, रोटेट होती रहे, और बाकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।